हेलो एंड वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कशिश कपूर। आज है मंडे 7 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लेकर आया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट्स या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो यूट्यूब पर आप हमें इंटरेस्टिंग चार्ट्स के साथ सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो डेली अपडेट्स के लिए हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लिंक्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंडियंस के नए इन्वेस्टिंग ऑब्सेशन के बारे में। इंडिया और यूएस ने मिलकर एक मेजर डील साइन की है जो लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की स्टेडी सप्लाई को सिक्योर करेगी। ये मिनरल्स ईवी बैटरीज और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एग्रीमेंट सिर्फ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के लिए एक रॉबस्ट सिस्टम बनाने की ओर एक स्टेप है। इससे पहले कि हम किसी और चीज के बारे में बात करें, पहले मैं समझाता हूं कि क्रिटिकल मिनरल्स आखिर होते क्या हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो आज के प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स तक। लिथियम, कोबाल्ट, नियोडीमियम और ग्राफाइट जैसे मिनरल्स के यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाने में काफी क्रूशियल हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज विंड टर्बाइन्स में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने के लिए होता है, और लिथियम और कोबाल्ट रिचार्जेबल बैटरीज को बनाने में यूज आती हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रॉब्लम यह है कि इन मिनरल्स का सप्लाई सिर्फ कुछ कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन को वल्नरेबल बना देता है। जैसे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है, इन मिनरल्स का स्टेबल सप्लाई सिक्योर करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और यहीं पर बात आती है चाइना की। चाइना दुनिया के माइनिंग और रिफाइनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है, जो एक ग्लोबल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, जिसे यूएस और इंडिया जैसी कंट्रीज कम करना चाहती हैं। अब जरा इस मैटर का स्केल समझते हैं। चाइना रेयर अर्थ के ग्लोबल प्रोडक्शन का 70% कंट्रोल करता है। वर्ल्ड के 58% लिथियम को चाइना रिफाइन करता है, और 80% कोबाल्ट का भी कंट्रोल चाइना के हाथ में ही है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 50% लिथियम प्रोड्यूस जरूर करता है, और कॉन्गो कोबाल्ट का 70%। लेकिन इन मिनरल्स के रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए इन्हें चाइना ही भेजा जाता है। इस वजह से चाइना को ईवी से लेकर विंड टर्बाइन्स तक के ग्रीन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पर भारी भरकम कंट्रोल मिल जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन चाइना के इन्वॉल्वमेंट के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन बात सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है, कंट्रोल की भी है। चाइना ने दिखाया है कि वो क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट लिमिट करके ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकता है। रीसेंट एग्जांपल में चाइना ने सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल में यूज होने वाले जर्मेनियम और गैलियम का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इस वजह से ग्लोबल लेवल पर कंसर्न्स रेज हो गए थे, खासकर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। अब सोचो, अगर यूएस और चाइना के बीच एक बहुत बड़ा वॉर हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा। ये डिसरप्शन रशिया यूक्रेन एनर्जी क्राइसिस से भी बड़ा हो सकता है। अब वापस स्टोरी पर आते हैं और समझते हैं कि ये इंडिया यूएस की डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इस सब के बीच में। दोनों कंट्रीज अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और चाइना पर डिपेंडेंस को कम करना चाहती है। इंडिया के लिए यह डील जरूरी है क्योंकि इससे ग्रोइंग ईवी मार्केट और क्लीन एनर्जी गोल्स के लिए हम मटेरियल्स को सिक्योर कर पाएंगे। और यूएस का गोल चाइना पर कम डिपेंड करके ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करने का है। इंडिया अपने क्लीन एनर्जी एम्बिशंस के बावजूद लिथियम और कोबाल्ट जैसे की मिनरल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया क्रिटिकल मटेरियल्स को एक्सेस कर पाएगा, जो उनके ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करेगा। यूएस भी चाइना के रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बढ़ने के साथ सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना नेशनल सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल हो गया है। इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना यूएस को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। यह डील दुनिया का चाइना पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंसी को कम करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह बस एक इनिशियल स्टेप है, लेकिन यह दिखाता है कि इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए सीरियस है, जब वो एक ग्रीनर फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे डील्स एक स्टेबल और सिक्योर सप्लाई चेन बनाने के लिए इसेंशियल है और चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज करने का एक तरीका है। ये एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ एक जरूरी फर्स्ट स्टेप है। आइए अब दूसरी स्टोरी की बात करते हैं।
कुछ टाइम पहले तक इंडियन हाउस होल्ड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत कॉशियस रहते थे। ज्यादातर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड या फिर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडियंस के इन्वेस्टिंग के तरीके में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, खासकर स्टॉक मार्केट को लेकर। आज हम इसी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। इंडिया के स्टॉक मार्केट में हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो दिखाता है कि लोग अब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से हटकर नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस चेन से यह पता चलता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स अब कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो रहे हैं ताकि उनको बेटर रिटर्न्स मिल सके। चलिए इसी शिफ्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट में कितनी दूर आ गए हैं आखिर। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का रीसेंट रिसर्च, जो आरबीआई के डेटा पर बेस्ड है, एक हटके पिक्चर दिखाता है। स्टॉक मार्केट में हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन काफी ग्रो हुआ है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद। जून 2024 तक इंडियन हाउस होल्ड्स लिस्टेड स्टॉक मार्केट का लगभग 21.5% डायरेक्टली ओन करते थे। ये परसेंटेज पिछले कुछ सालों से 21 से 22% के आसपास ही रहा है, जबकि 2011 से 16 के बीच 16 to 17% के रेंज में था। थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं। यूएस को छोड़कर काफी देशों में लिस्टेड स्टॉक्स का हाउस होल्ड ओनरशिप यूजुअली 11 to 18% के बीच होता है। यूएस यहां पर एक एक्सेप्शन है, जहां हाउस होल्ड्स लगभग 40% स्टॉक्स ओन करते हैं। फिर भी इंडिया का 21-22% का फिगर इंप्रेसिव है और दिखाता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स का स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्टॉक ओनरशिप, हाउस होल्ड्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जून 2024 तक 61 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हाउस होल्ड्स इंक्लूडिंग रेगुलर और एचएनआई इंडिविजुअल्स इसमें लगभग 63% एसेट्स होल्ड करते हैं। ये नंबर 2019 में 55% था और एक दशक पहले 50% था। मतलब हाउस होल्ड्स ना सिर्फ डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक ओनरशिप और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को कंबाइन करें तो FY25 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडियन हाउस होल्ड्स का फाइनेंशियल मार्केट्स में टोटल एक्सपोजर लगभग 134 लाख करोड़ रुपीस का था। ये इंडिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट 44% है। हाँ, ये यूएस जितना नहीं है, जहां हाउस होल्ड एक्सपोजर 160% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है, लेकिन ये काफी एडवांस्ड इकोनॉमी से सिमिलर है, जो 30 to 55% के रेंज में आती है। ये मार्केट एक्सपोजर का इंक्रीज दिखाता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स अपने फंड्स को हैंडल करने का तरीका बदल रहे हैं। हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स में इक्विटी और म्यूचुअल फंड का शेयर 2019 के 17% से बढ़कर 2024 में 28% हो गया है। ऑल्दो ये अभी भी यूएस से काफी पीछे है, जहां ये शेयर 43% है, पर इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि हाउस होल्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। तो जब अगली बार आप सुनो कि इंडियन हाउस होल्ड्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, तो याद रखना अब टाइम बदल रहा है। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन का राइज और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का ग्रोथ ये प्रूव करता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स अब ज्यादा फाइनेंशियली सैवी हो रहे हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी हैं ताकि बेटर रिटर्न्स पा सके। आज की स्टोरीज के लिए इतना ही। तो चलिए अब दिन के टिडबिट्स पर आते हैं। सबसे पहले ब्लैकस्टोन एक $10 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी फंड रेज कर रहा है, जो एशिया पर फोकस्ड होगा और इंडिया इसमें टॉप प्रायोरिटी है। चाइना के करंट चैलेंजेस की वजह से इंडिया अब ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। ये फंड इंडिया के ग्रोइंग मार्केट में सिग्निफिकेंट कैपिटल लेकर आएगा, जिससे काफी नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। नंबर 2, टेमासेक हल्दीराम में 10 to 15% स्टेक खरीदने का प्लान कर रहा है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन $11 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर ये डील हो गई तो हल्दीराम के आईपीओ का पोटेंशियल भी बन जाता है। ये इंडिया के बूमिंग कंज्यूमर मार्केट में ग्रोइंग इंटरेस्ट को दिखाता है। नंबर 3, ओपन एआई ने $4 बिलियन का क्रेडिट लाइन सिक्योर किया है और अपनी लिक्विडिटी $10 बिलियन तक बढ़ा ली है राइट आफ्टर देयर $6.6 बिलियन फंडिंग राउंड। हमने इसके फंडरेज के बारे में हमारे पिछले एपिसोड में बात की थी। एक्सपेक्टेड लॉस के बावजूद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि सबको लगता है कि फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। और फाइनली बीएसई ने सेबी के नए रूल के चलते डिसाइड किया है कि सेंसेक्स वीकली डेरिवेटिव्स को कंटिन्यूड रखेंगे, लेकिन बैंकेक्स वीकली डेरिवेटिव्स को डिसकंटिन्यू किया जाएगा।
ये मूव वीकली एक्सपायरीज को लिमिट करने के लिए और एक्सपायरी डेज पर कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम करने के लिए लिया गया है। हमने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पिछले फ्राइडे बनाया था और आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं कशिश कपूर और ये था द डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।